हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो हाय नमस्कार सभी को, मिस्टर वेलकम भाई। सभी लोग आ जाओ फटाफट। जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था भाई, उसका डिस्कशन हम लोग आज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट आ जाओ। और हम लोग मैथ्स का जो सेक्शन है वो देख रहे होंगे, बाकी के सेक्शन यहाँ पे दूसरे सर भी आप सबसे मिलेंगे। तो मैथ्स के सेक्शन में आपके स्क्रीन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, बिल्कुल आप आ जाइए फटाफट। और स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है दो वस्तुओं ए और बी के लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इस वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार एक वस्तु ए को 10% पर और बी को 20% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपया है, तो दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य का 30% बताइए। तो आइए भैया देख लेते हैं। ए और बी दो वस्तु है, दो आर्टिकल है, और उनका सीपी है 4:5 के अनुपात में सीपी है। ए को बेचा है, पहले को बेचा 10% प्रॉफिट। कंफर्ट के लिए 40-50 कर सकते हैं, कोई तकलीफ समस्या नहीं होना चाहिए। 10% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 यूनिट 44, और ये बढ़ेगा आपका 20%। 20% बढ़ेगा तो 20% 1/5, 10 बढ़ेगा हो जाएगा 60। ठीक है, कितना डिफरेंस है भैया सेलिंग प्राइस में? 16। क्वेश्चन में कह रहा ना बाबा गलत बात, 480 है। 16 की वैल्यू सर क्या है? 480 है। तो 16×3 = 48, कितना गुने पे नंबर बैठ गया? 30। एक बार वैल्यू अगर किसी गुने पे बैठ गई तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान उतने गुने पे बैठ जाएगा। भाई कह रहा है कि आप हमें बताइए कंप्लीट सीपी क्या होगा। देखो, दोनों वस्तुओं के कुल लागत का 30%, तो दोनों वस्तुओं का कुल लागत कितना है? 90। 90 का कितना गुना मार दें? 30। ये कुल लागत आ गया हमारा, और उसका 30% है तो 3/10 कर दीजिए। तो यहाँ 10 का 3 गुना 9 का 9 81, 810। दिस इज अ करेक्ट आंसर। 810 कहाँ गया भैया? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 810। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें पता है सभी को हर बात समझ में आ गई होगी ढंग से। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं भाई, और क्लासेस में हर बातें आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बोलिए, आगे बढ़ा जाए? आगे बिल्कुल हम लोग बढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही बेहतर सवाल है, आइए देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद संतरे का 45% और एक संतरे और देता है। अपने पास मौजूद का 45% देता है और एक संतरा और देता है। फिर वह शेष संतरे का 20% और 2 और संतरे देता है, दूसरे ग्राहक को बेचता है। ठीक है, फिर वह उस बचे हुए संतरे का 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे, लास्ट में कितने संतरे थे? बहुत मजेदार सवाल। आप सबसे लास्ट लाइन पे बच्चा गौर करिए। सबसे लास्ट लाइन पे कह रहा है कि वह 90%, देखो क्या कर रहा है, वह अंत में वह फिर बचे हुए संतरे का 90% तीसरे को देता है और लास्ट में 5 बच जाता है। तो अगर 100% था, 90% दे दिया तो 5 बच गया, मतलब 10% बराबर 5। बोलो चला सही बात, 10% बराबर 5। तो यहाँ से 100% निकाल दीजिए तो हो जाएगा कितना? 50। 100% कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। क्लियर है? 100% कितना हो जाएगा? 10 गुना कितना हो जाएगा? 50। अब 100% 50 हो गया। अब कह रहा है कि जो था उसके पास फर्स्ट बार देने के बाद उसका 20%, शेष का 20% और 2 और दिया था, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 52। ये जो 52 होगा वो 20% देने के बाद रिमेनिंग वाला कहलाएगा। तो 20% दे दिया तो क्या हो गया? 80%। 80% के बाद ये 52 के बराबर हो गया। तो 100% पे आ जाइए भैया। तो 100% आपका हो जाएगा 65। 100% क्या हो जाएगा? 65। क्लियर है ना? 100% कितना, अगर हम कर दें इसको 2 से तो हो जाएगा ये 40, उधर 2 से कर देंगे तो हो जाएगा भाई 2 दूना 4, 2 7 2 6 12, 26 दूना 52, और हो जाएगा भैया 4 25 25 6, ठीक है 65। ठीक है ना? अब ये हो गया भाई। अब उसके बाद लास्ट में क्या बोला उसने कि 45%, टोटल का 45% और एक और दिया। ठीक है ना? तो ये बचा था तो एक और दिया, तो 66 66 एक जोड़ दीजिए 66, और ये 45% के बाद मतलब 55%। 55% बराबर 66। तो भैया देखो 55% बराबर कितना हो जाएगा? 66। क्लियर है ना? तो 11 × 5 = 55, 5%,
11 से का 66 हो जाएगा। और ये 100% निकालना है तो देखो ये 20 गुना जा रहा है, इसको भी 100% 20 गुना 120, तो हमारा जो टोटल ऑरेंज थे वो 120 थे। क्लियर है? कितने थे भाई? 120। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया। कितने थे? 120। देखो 3 सेक्शन में हमने इसको शेयर कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप था, हमने ये पहला स्टेप लिया बच्चे, उसके बाद हमने ये दूसरा स्टेप लिया चला, उसके बाद ये फाइनल लास्ट तीसरा स्टेप लिया। ठीक है ना? कुल हमारे पास कितने ऑरेंज थे? 120 ऑरेंज थे इनिशियल में। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो 111, देखो आप ऑप्शन से कैसे कर सकते थे भाई? कोई भी संतरे ऐसे तो नहीं होंगे भाई, ठीक है ना, वो तोड़ के तो देगा नहीं, जब भी देगा तो कोई इंटीजर नंबर में ही होगा, तो ऑप्शंस भी उठा सकते थे। तो एक बार ऑप्शंस को भी हिट एंड ट्रायल कर सकते थे, 100 और 120 में से किसी एक को चेक करने का प्रयास कर सकते थे आप। 120 को क्रॉस चेक करके भी देख लीजिए, तो आप 45% निकाल लीजिए, फिर 2 संतरे और दे दीजिए, फिर जो बचा उसका 20%, उसके बाद 2 और, ऐसा करके देखेंगे तो लास्ट में 5 ही बचेगा आपके पास। ठीक है ना? क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। ओके, चलिए ओके भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बढ़िया सवाल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्कूटी को 30,000 नगद में अथवा 9400 नगद अग्रिम भुगतान, ठीक है ना, या जैसे कहते हैं ना डाउन पेमेंट वाला चक्कर, और उसके पश्चात 4 समान मासिक किस्त मतलब मंथली खरीदा जा सकता है। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? तो देखो भाई, वार्षिक 15% है आपका, 15% है वार्षिक, तो 15% है वार्षिक, लेकिन भैया आप बताओ ये 1 साल का है, तो मंथली अगर निकालना होगा तो ये 15 बाई ये 12 से डिवाइड बाई 100, तो 15 अट्ठे 120, 180 हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर हम मान लें अपना किस्त, हमारा किस्त कितने का है, मान लिया हमने अकॉर्डिंग टू नंबर, हमने मान लिया 80 रुपये है। अपनी किस्त कितने की मान ली? 80 की मान ली, 80 की मान ली किस्त, तो 80 पे 1/80 लग जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक रुपया होगा ना भाई। तो अगर पहली बार हमने किस्त 80 मान लिया तो उस पर हमारा ये 1 मंथ का 1/80 लगा देंगे, तो कितना आएगा बताओ? 1 ही आएगा। तो अगली बार क्या हो जाएगा? 81, फिर 1 जुड़ जाएगा, अगली बार 82, फिर 1 जुड़ जाएगा, अगली बार 83। 4 मंथ ही बोला है ना, 4 बार। ठीक है ना? तो चलिए 3 2 5 1 6 और 1 2 3 4 8 चौक 32। ठीक है भाई, 326 रुपया हो गया, 326 रुपया हो गया, कुल टोटल पेइंग 326 रुपया हो गया। तो किस्त हमारी कितने की होगी? 80 की होगी। तो देखो भाई, अगर हमारा रेट ऑफ परसेंट का फ्रैक्शन 180 होता और पेइंग पूरा कैपेसिटी हमारी 326 रुपये की होती, तो किस्त हमारी कितने की होती? 80 की होती। ठीक है ना? लेकिन यार ध्यान दो, तुम 30,000 रुपये पर, 30,000 रुपये पर, ठीक है ना भाई, 30,000 रुपये पर तुमने 9400 का डाउन पेमेंट किया, तो रिमेनिंग मेरे हिसाब से 20,600 बचा। बोलो सला सही बात? 20,000 कितना बचा? 600। 20,600 बचा। अब ये बताओ 20,600 पे 15% के रेट से आप 4 महीने में, मतलब मंथली, ये तो वार्षिक रेट है ना, तो पहले आप मंथली निकाल लो इसको। तो एक काम करो यार, 15% है ना, 15%, देखो आप तो निकाल तो लिए ही हो, यहाँ पे तो 1/12 यहाँ पे तो निकला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/80, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसी चीज को कर सकते थे। ठीक है ना? क्लियर है? सब समझ रहे हो ना? देखो तो यहाँ पे हमारा 15% था बच्चेला, और यहाँ पे 15% वार्षिक, तो यहाँ पे मंथली के लिए 12 से भाग दे दीजिए और उसमें 4 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो पूरा एग्रीगेट आ जाएगा, एग्रीगेट आ जाएगा कंप्लीट 4 साल का। भाई देखो RT% निकालते हैं ना चला, किसी भी धन पे अगर RT% निकाल दे तो कंप्लीट ब्याज निकल जाता है, कंप्लीट ब्याज निकल जाता है। तो 15% एनुअल है, मंथली निकालना है तो हमने 12 से भाग दे दिया, 1 महीने का हो जाएगा, 1 महीने का हो गया, और 4 महीने की बात कर रहा है ये किस्त, तो इंटू 4 कर दीजिए, तो रेट इंटू टाइम RT% आ जाएगा। देखो 3 यहाँ पे चौका 4 3 12 3 5 15 5% हो जाएगा,
5%, पूरा 80% कितना हो जाएगा 5%। तो किस पे देना था आपको किस्त इस 20,600 पे, तो 5% मतलब यहाँ पे लगा दो 105/100, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेना बच्चा, 1,630 आ जाएगा ये, 21,630, 21,630। अब ये 21,630 की वैल्यू जो है, 21,630 की वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो आप बताओ, इधर देखो, इधर देखो, 326 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 21,630। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21,630 बटे आपका 326। फिर आपको किस्त बताना था, तो 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो इंटू कर दो 80 यूनिट, इंटू कर दो 80 यूनिट। तो 80 यूनिट की वैल्यू, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ये आपका आंसर आ जाएगा 5308। 5308 मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डेटा था जहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा रेट को लेकर कंसंट्रेट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि 15% था तो हमें मासिक बताना था, तो 12 से भाग देके हमने निकाल लिया फ्रैक्शन वैल्यू 180। और ये 15%, तो अगर एक महीने की बात करें तो 12 से भाग दिया, और 4 महीने में बराबर किस्त देना है उसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 80% क्या निकालिए 5%। 30,000 पे 9400 दिया डाउन पेमेंट, तो इतना बचा था। इस पे 5%, तो 100% प्रिंसिपल, 5% 80%, तो 105% कंप्लीट 21,630 हो जाएगा। 21,630 जो आ जाएगा वो टोटल पेइंग हो जाएगा अमाउंट, जो कि हमारा 326 है, 21,630 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ, तो 80 यूनिट की वैल्यू, तो इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा 5308 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 5308। क्लियर है। ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया, आ जाओ, अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो, 33 संख्याओं का औसत 74 है, जिसमें पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 1 दशमलव स्थान तक सही क्या होगा। देखो 33 का जो औसत है वो 74 है, ठीक है ना। 33 का जो औसत है वो क्या है, वो 74 है, 74 है, ठीक। पहली 17 संख्या का 72.8, पहली 17 संख्या का है 72.8, ठीक। और कह रहा अंतिम 17 संख्या कितना है 77.2, अंतिम 17 संख्या कितना है 77.2, 77.2, 77.2। क्लियर है, 77.2। ओके भाई, देखो अब देखो भाई, पहली 17 की ये है और अंतिम 17 की ये है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो पहली 17 की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 74, ये 72.8, तो कितने का गैप आ रहा है, कितना कम है भाई। तो देखो 74 है, ये 72.8, तो हमको लगता है 1.2 की एक कमी हो गई, माइनस, ठीक है ना। इसको ऐसे -1.2, इतनी की कमी हो गई। और 74, ये 77.2 है अंतिम 17 की, अंतिम 17 की, तो ये कितना अधिक है भाई, तो ये है आपका 3.2, ये जो है आपका ये वाला, ये है आपका अधिक, कितना 3.2 अधिक है। सही बात है भाई। 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.2 अधिक है। तो दोनों में चेक एंड बैलेंस करने के बाद गैप कितना आया, तो चेक एंड बैलेंस करने के बाद जो गैप आया आपका वो आया भाई कितने का, 2 का, क्योंकि 1.2 की इनको कमी है, ये 3.2 अधिक है। तो यहां से 1.2 इनको दे दोगे तो 2 का आ जाएगा अभी अधिकता इसके पास। और कितनी है संख्या है 17, तो 17 दूना कितना 34। तो ये 34 का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा 32 पे, चूंकि इसमें 17वीं निकाल दी जा रही है, तो 32 पे प्रभाव पड़ेगा। और कुल आपका 74 था, 32 से डिवाइड कर दीजिए तो 72.9, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 72.9, ठीक है ना। 72.9 दिस इज अ करेक्ट आंसर, 72.9 दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। बस केवल एवरेज बैलेंसिंग का फंडा आपको समझना था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को चला समझते हैं, आओ। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 15 व्यक्तियों को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कि काम 12 दिन में पूरा हो जाए? ये ग्रुप 1 ऊपर ग्रुप 2 वाला कंसेप्ट है, ग्रुप 1 ऊपर ग्रुप 2 नीचे, ठीक है। M1D1H1 MDH मसाले सच सच वाला सवाल है, ठीक है। इधर आ जाओ, कह रहा है कि 8 घंटे पर डे काम करता है 15 आदमी। देखो 15 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो काम 20 दिन में होता है। दिस इज अ ग्रुप 1। तो कह रहा है कि बताइए 20 आदमी कितने घंटे पर डे काम करेंगे कि काम हो जाएगा 12 दिन में, 12 दिन में काम हो जाएगा। तो चलो चला सॉल्व कर लो यार, 20 से 20 कट जाएगा यार, ठीक है ना। 4 दूना 8 कर लो, 4 तेई 12 कर लो, 3 पचे 15 कर लो और 5 दूना 10 कर लो। 10 दिन में हो जाएगा यार। कहाँ गया भैया? 10 दिन नहीं, घंटे में, चूंकि ये आवर में दिया हुआ है क्या। हाँ, प्रति घंटे कितना काम करें, तो डेज नहीं आवर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना भैया? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 आवर, 10 घंटे। क्लियर? आगे बढ़े। इस सवाल में कोई दम नहीं था, ये सवाल बहुत ही तुच्छ लेवल का था। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो भैया हम अपनी कक्षा में बहुत ही शिद्दत से आप सभी को बता चुके हैं। कोई भी बच्चा अपना पढ़ा हुआ इसको गलती कर देगा तो भाई उसे पाप लगेगा, पाप, ठीक है। पाप के भागीदारी हो जाएंगे अगर आप इस सवाल को गलत कर दिए तो। बड़ा ही रिपीटेड, बड़ा ही स्मार्ट सा सवाल है, रिपीटेबिलिटी बड़े अच्छे लेवल पे है, एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ये फिक्स है, डेम श्योर है। क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का सवाल है ये। आइए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेता, उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 22:3 होता, मतलब पास एंड फेल का। प्रारंभ में इनिशियल कंडीशन में परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अंतर, अरे चला इधर देखो, इनिशियल में पास और फेल, देखो 25:4 है पास और फेल का। कह रहा है कि इनिशियल में पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताएं। देखो यार, अंतर बताएं, लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी इस सवाल को। कई बार एग्जामिनर इस तरह की थिंक, इस तरह की थॉट के सवाल देता है जानबूझ के। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? इसका अंतर देखो है आपका 24-21 है। इसका मतलब आपका आंसर चाहे जो भी हो, आपका आंसर राइट चाहे जो भी हो, 21 का मल्टीपल आंसर होगा। इसमें न ये 21, न ये 21 का मल्टीपल, न ये 21 का मल्टीपल, केवल एक ही ऑप्शन है 21 का 6 गुना 126। दिस इज अ करेक्ट आंसर। लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा सवाल था, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी बच्चे। सिर्फ 21 का मल्टीपल, मैंने आपको क्लासेस में इस बात को बहुत शिद्दत से सिखाया है, ठीक है। और ये आपके टेस्ट पेपर का सवाल है, आप देख लीजिए प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो रहा भाई, हम ऑप्शन से सीधे उड़ा देते, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कैलकुलेट ही करना है तो आओ हम आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं। पास और फेल हमारे पास यहाँ पे 25 और 4, ये 29 है हमारे टोटल एप्लीकेंट। टोटल एप्लीकेंट हमारे यहाँ पे कितने हैं? 29 हैं। और फाइनल में हमारे टोटल एप्लीकेंट कितने हैं? तो फाइनल में हमारे जो टोटल एप्लीकेंट है वो 25 है। मतलब कुल उम्मीदवार हमारे लास्ट में कितने हैं? 25 है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, हमको टोटल एप्लीकेंट और फेल के बारे में बात कर रहा है। देखो इसने कहा ना, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, मतलब जो टोटल थे उसमें एक और भाग ले लेता, एक और शामिल हो जाता, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम, जो पहले फेल हो रहे थे वो 3 और कम फेल होते। इसका मतलब अमाउंट वेरिएशन टोटल और फेल के बीच दे रहा है। तो चलो टोटल एप्लीकेंट और फेल, तो टोटल एप्लीकेंट हमारे कितने हो गए? 29, और फेल कितने हो गए? 4। कह रहा है एक ज़्यादा अप्लाई होता तो एक ज़्यादा अप्लाई कर दिया, और 3 हमारे फेल होते तो 3 कर दिया। तो टोटल एप्लीकेंट का रेशियो हमारा 25 और फेल हो जाएगा 3। ये 25 और ये हो जाएगा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो यार। इसमें ये अमाउंट वेरिएशन ही विल गेट न्यू रेशियो, देन अप्लाई ओनली वन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, देन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो 29 का 3 गुना और 25 का 4 गुना ही हो जाएगा 100। 25 का 4 गुना 100, 29 का 3 गुना तो 9 तारीख 27 और 60 तो हो जाएगा
87 शायद, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया 13, क्लियर है। और यहाँ देखो 25 का 3 गुना, 25 नहीं 75 और 3 इधर और जुड़ जाएगा 78। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 78, ठीक है ना। 25 नहीं 75 हो जाएगा और 3 एक कम 3, 25 और 3 कितना 78। तो 13 6 78, क्यों भाई सही बोला कि नहीं, 13 6 78, 6 गुना गया। अंतर पूछ रहा है तो ये बताओ यार कि 29 और 4, नहीं अंतर कितना होगा, पास और फेल का। तो पास हमारे 25 हैं और फेल कितने हैं 4 हैं, तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 21 और 21 का 6 गुना मार दो तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 126 करेक्ट आंसर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने किया है, आप खुद ही देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बहुत मज़े में सवाल लग रहे हैं। लेकिन यार ऑप्शंस के को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस की एक इम्पोर्टेंस है, एक प्रायोरिटी है, जो बच्चा ध्यान देगा वो परीक्षाओं में उसका मजा पाएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल के सॉल्यूशंस भूल जाते हैं, कंसेप्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन ये पता रहता है कि यार क्वेश्चन में जो भी आंसर हो रहा होगा इसी का मल्टीपल होगा। पता चला सॉल्यूशन तो नहीं पता है, लेकिन मल्टीपल के बेसिस पे हमने ऑप्शन को गेस कर लिया, तब तुमको असली फायदा समझ में आएगा कि कितना वेटेज देना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए तो इसे इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। इसकी आरंभिक चाल ज्ञात करें। इसकी आरंभिक चाल ज्ञात करें। तो देखो 75%, इसकी आरंभिक चाल का 75% ज्ञात करना है। देखो आरंभिक चाल का 75% बताना है, मतलब जो इनिशियल चाल थी उसका 75%। तो 75% 3 बटा क्या हो गया 4, 75% क्या हो गया 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक ठीक है भैया, 3/4 हो गया। 75% 3/4, तो कह रहा है आरंभिक चाल का 3/4 यानी 75% बताना है। तो अगर मैं ऑप्शन से चलूं, तो अपना कंडीशंस मैच कर रहा है सी ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 75% बताइए, तो 75% मतलब ओरिजिनल अगर ये थी तो 75% क्या है 3 यूनिट है, और 75% ही बताना है। 75% क्या है ऑप्शन में, तो 3 की मल्टीपल तो होनी चाहिए, 3 की मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये भी है और ये भी है और 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 ऑप्शन है। कोई बात नहीं, फटाफट क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। आपका वैसे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसका मैं आपको दूसरा भी बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो 48, तो 48 अगर हमारा ये 75% यानी 3 यूनिट की वैल्यू है तो ये 16 और ये हो जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 64 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इनिशियल स्पीड जिससे वो जा रहा था, कितनी दूरी 384। तो इनिशियल कंडीशन में अगर आप 384 किलोमीटर जा रहे हैं और वो किस स्पीड से जा रहे हैं 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो 6 गुना 6 चौक 24 4 और 6 4 के 36 2 38, 6 घंटे लगने वाले हैं, 6 घंटे लगने वाले हैं। और फाइनल कंडीशन में बोला कि यदि चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से कम कर दिया जाए, तो भैया 384 की दूरी थी और हमने 16 से कम कर दिया, तो 64 को 16 कम कर दीजिए, 64 में से 16 गया 48 किलोमीटर पर आवर, आप डिवाइड कर दीजिए 8 घंटा, तो 2 घंटा बढ़ गया ना भाई, 2 घंटा इंक्रीज हो गया। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर है आपका वो क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल किया है, हिट एंड ट्रायल की बात थी भैया, हिट एंड ट्रायल किया, हमको कंडीशंस मैच करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बाजी मार दी। लेकिन यार इसका एक रास्ता और है, वे टू। आप याद करिए बच्चे जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, हमने एक्सीडेंट का केस बताया था ना, एक्सीडेंट का केस बताया था ना कि कोई एक ट्रेन या कोई एक व्यक्ति देखो सवाल के पैटर्न समझो, चीज़ें अर्थमेटिक में शब्दों का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, इसीलिए हम अर्थमेटिक को एक महिला बोलते हैं। महिलाओं को समझना बड़ा कठिन कार्य है, ठीक है ना। अर्थमेटिक जो है स्टेटमेंट का गेम खेलता है, शब्द का खेला उनसे बढ़िया कोई नहीं खेल सकता, ठीक है। लड़कियां लोग नाराज़ नहीं होंगी, मैं एक जेन्युइन बात मतलब रिगार्डिंग मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के शब्दों की समझ के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, कोई दिल से नहीं लेगा मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक वास्तव में लैंग्वेज का गेम खेलता है, ठीक है। शब्द की पहचान नहीं होगी तो आप पैनिक हो जाएंगे। आइए कह रहा है क्वेश्चन में
कि भाई एक व्यक्ति 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक रेस्पेक्टेड चाल से, अगर चाल को ये 16 से कम कर दे तो वो 2 घंटे अधिक समय लेता है, इसकी आरंभिक चाल बताएं। तो एक्सीडेंट वाले केस में क्या होता था, आपको पता होना चाहिए, स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइमिंग, डिस्टेंस आता था। देखो आप याद करो, डिस्टेंस क्या, S1 इंटू S2, स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस इज इनटू क्या, टाइम, इनटू क्या, टाइम, ये आवर में इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आता था। ये एक लॉजिक है, एक्सीडेंट के केस का एक लॉजिक है कि कोई एक ट्रेन निर्धारित चाल से चल रही थी, अपने निर्धारित स्थान पे कुछ मिनट लेट पहुंचती थी, अगर वो अपनी चाल बढ़ा ले तो कुछ मिनट अर्लियर पहुंच जाती है। तो बताओ राइट डिस्टेंस क्या थी, राइट टाइम क्या लगेगा, राइट स्पीड क्या होनी चाहिए। तो उसी सीरीज में राइट डिस्टेंस का फार्मूला यही होता था। तो ये बिल्कुल उसी के पैटर्न पर है, ठीक है ना। मान लो उसकी वास्तविक चाल अगर थी x, वास्तविक चाल थी x, और वो 16 से घटा ले तो नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 16। तो स्पीड का क्या हो गया, मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस निकालोगे एक्स एक्स कट जाएगा। देखो x माइनस 16 करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 16, नीचे क्या आ जाएगा, चला 16, 16 इनटू टाइमिंग, टाइमिंग कितना है 2 घंटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस कितना है 384। तो कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा भैया क्या 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक कैलकुलेशन का रास्ता इधर भी है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन का रास्ता एक इधर भी है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। क्लियर है बच्चे, ठीक है, उम्मीद होगी आप सब समझ रहे होंगे, मैंने समझाया है बहुत शिद्दत से। ये एक एक्सीडेंटल केस वाले पैटर्न के ही पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, एक्सीडेंट का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट मोरालेस उसी के पैटर्न पर चल रहा है। इसलिए डायरेक्ट ये लॉजिक लगा सकते हैं, या तो ऑप्शन को हिडन ट्रायल करके कर सकते हैं, कंडीशंस मैच कर जाए, बल्ले बल्ले मजा काटिए भाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिनके लिए एक 7 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। 7 अंकों की संख्या 3 से विभाजित, देखो 2 3 के 5 6 के, ये डिवाइड है 3 से। देखो अगर ये 3 से डिवाइड है ना, ये देखो 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है तो एक काम करो, पहले तो आप इसको ले लो, 5 6 7 भी है, सॉरी 5 6 7 एंड के, ठीक है ना। तो चलो भाई 3 से डिवाइड है तो एक काम करो, पहले अंकों का योग ले लेते हैं। तो 2 + 3 + 5 + 6 + 7 और फिर के + 2 के, ठीक है ना। डिवाइड होना है किससे, 3 से, 3 से डिवाइड होना है। तो देखो यार ये 7 2 9 ये तो खत्म हो जाएगा, 6 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर बच क्या जाएगा यार, बच जाएगा 5 + 2 के डिवाइड बाई 3, 5 + 2 के डिवाइड बाई 3। अब के उन संभावित मानों की बात करते हैं, के उन संभावित मानों की बात करते हैं जो 3 से कट जाए, ठीक है ना। तो चला के क्या कर दे, के 0 कर दें क्या, 5/3 नहीं होगा, के 1 कर दें 7 नहीं होगा, के 2 कर दें तो हो जाएगा, के 2 कर दें तो हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 और 5 9 हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबल है तो 3 के गैप पे ही चलेंगे, तो 2 3 5 5 कर दें क्या बताओ, 5 दूना 10 और 5 15, 15 भी कट जाएगा, और फिर 5 3 8, देखो 8 दूना 16 और 16 और 5 21, 3 7 21, इससे भी कट जाएगा। इसका मतलब के जो संभावित मान आए, जो के संभावित मान आए वो क्या आ गए, 2 5 और 8, तो 8 और 5 और 2 इसका सम पूछा था, तो चला आंसर होगा 15। कितना मज़ेदार और आसान सा सवाल था, कितना इजीली हमने टैकल कर लिया। देख लो ईमानदारी से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही शानदार सा सोल्यूशन। तो हमारा आंसर हो गया 15, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। देखो ये एक बढ़िया सा सोल्यूशन, सॉरी बढ़िया सा सवाल है, यहाँ पे देखते हैं। कह एक मिश्र धातु में लोहा चांदी और पीतल, ठीक है ना, तो वो आयरन है और सिल्वर है
और क्या है भाई, ब्रॉन्ज। इसका रेशियो कितना है 7:2, 7:2:3, 7:2:3। और कह रहा है अनदर एलॉय है सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, दिया है आपका 1:2। सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया है 1:1। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड द टू मिक्सचर बी मिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ आयरन एंड सिल्वर इज रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 5:3। मतलब इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल में, किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल में आपके जो आयरन एंड सिल्वर का रेशियो हो 5 और 3। आयरन एंड सिल्वर, तो देखो भैया आयरन यहाँ है, आयरन, और सिल्वर देखो यहाँ भी है, सिल्वर यहाँ भी है, और आयरन यहाँ पे एक अकेला है। इनको किस रेशियो में मिलाएं? तो एक काम करो, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है 7, 3, 10, 2, 12। तो पहले एक काम करो, इसको ही भी सेम पैटर्न में कर लो, बैलेंस कर लो इसको। तो ये 3 आ रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 4 कर दो और यहाँ भी कर दो 4, दोनों में 4 कर दिया। अब ध्यान दो, आयरन एंड सिल्वर, आयरन और सिल्वर, ठीक है ना। तो आयरन कितना है भैया 7। अगर हम एक्स रेशियो वाई में मिलाएं इसको, एक्स रेशियो, इन दो को एक्स रेशियो वाई में मिलाएं अगर हम इसको, तो देखो आपका आयरन जो है 7x और सिल्वर, सिल्वर एक्स रेशियो में, तो ये एक्स रेशियो वाई में, तो सिल्वर ऊपर वाले में देखो कितना हो जाएगा 2x, सॉरी ऊपर वाले, हाँ 2x प्लस फाइनल वाले में कितना हो जाएगा सिल्वर 4y, 4y। एक्स रेशियो वाई मिलाना है तो ये 5:3 के बराबर हो जाएगा, 5:3 के बराबर। देखो ये आपका आयरन वाला पार्ट हो जाएगा और ये आपका चला सिल्वर वाला। सिल्वर देखो यहाँ भी था ना, ऊपर एक्स रेशियो वाई में मिलाया है मैंने पहले ही बोल दिया, आपको दिखाई पड़ रहा है, हमने पहले ही बोल दिया कि एक्स रेशियो और वाई में अगर हम इसको मिलाएं तो सिल्वर, आयरन कितना हो जाएगा 7x, ऊपर आयरन 7x, सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ 2x है और यहाँ पे कितना है 4y है, 2x से ऊपर यहाँ क्या है 4y है, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5/3, 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए इसको, तो हो जाएगा ये आपका, इधर ही कर लेते हैं, 21x इज इक्वल टू 10x प्लस 5 चौक 20y। इसको इधर ले आओ तो 10 हो जाएगा 11x, 11x इज इक्वल टू 20y। तो x/y इज इक्वल टू, x/y इज इक्वल टू 20/11। तो किस रेशियो में मिलाया जाए, तो 20:11 में मिलाया जाएगा। दिस इज अ करेक्ट आंसर, 20:11 में, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं बताओ? जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने कर लिया भाई। आयरन एंड सिल्वर को किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल में रेशियो क्या हो जाए 5:3 हो जाए, 5:3 हो जाए। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। आ गया ये बच्चे। दसवां क्वेश्चन कंप्यूटर जी आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, बच्चों को तो नहीं ना हो रही है? अपने नहीं होना चाहिए भाई। चलिए यहाँ पे रूट का, ये देखो, ये चला, ध्यान से देखो इस चीज को, देखो इसका वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी x² माइनस y² का होल स्क्वायर ही तो है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, x² माइनस y² तो आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर हम ये x प्लस वाई, अगर एक बार इसको जोड़ दें, x प्लस वाई, अगर हम इसको एक बार जोड़ने की बात करें आपसे कि भैया इसको जोड़ दीजिए, और एक बार हम इसको घटाने की बात कर लें कि एक बार इसको घटा दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए भाई, तो घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो एक बार जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी, अगर जोड़ देंगे x प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो 2a हो जाएगी। एक बार घटा दीजिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करेंगे तो आपकी हो जाएगी 2/a, और इनटू है, इसका मतलब 2a इंटू 2/a, 2/a, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 4। क्लियर है? 4, दिस इज अ करेक्ट आंसर। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं समझ पा रहे? बताओ कोई इस सवाल में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। 4 इज करेक्ट आंसर। कहाँ गया भैया
डी ऑप्शन, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना भाई, ठीक, चलो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, क्यों भाई, चलो लोग जल्दी बताओ, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए, आसान सा सवाल था अलजेब्रा का, ठीक, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चला, देखो कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और CD बढ़ाए जाने पर F पर मिलते हैं, देखो ये एक हमने ले लिया भैया सर्कल, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक, और कह रहा है आपसे कि AB और CD को आगे बढ़ा दे, देखो ये AB, ये आपका AB और ये आपका CD, ये आपका AB और ये आपका DC, ठीक है ना, तो कह रहा है देखो ये आपका AD हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। अभी आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि AB और DC को बढ़ाए जाने पर F मिलता है, AB और DC, इसको AB और ये DC को बढ़ाए जाने पे क्या मिलता है, F मिलता है, ठीक, F मिलता है, और AD और BC को बढ़ाए जाने पर E मिलता है, इस AD और इसको बढ़ाए जाने पर इधर इधर क्या मिलता है, देखो भाई इसको थोड़ा अब समझने का प्रयास करना भाई, यहाँ पे मिलता है क्या, E पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाता है भैया, E पॉइंट मिल जाता है, क्लियर है। यदि BAD 68 डिग्री, BAD ये आपका 68 डिग्री है, ये आपका 68 डिग्री है, AEB ये है आपका 27 डिग्री, 27 डिग्री, तो एंगल BFC एंगल BFC ये बताना है आपको, एंगल BFC आपको बताना है, चलिए भाई एंगल BFC बताना है, तो देखो यार, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये ABCD बन रहा है, इसमें अगर आपका ये 68 है तो ये वाला तो 112 डिग्री होगा, ये वाला तो 112 डिग्री होगा, क्लियर, बताइए 112 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आप देखिए इधर ये AEB ध्यान समझना, AEB में ये एंगल जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, कितना आएगा भैया, तो 68 डिग्री और ये 27, तो 60 20 ये हो जाएगा आपका 80 और 90 95, ये 85 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 85 डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री आप 180 में से घटाएंगे कितना आएगा, 85 डिग्री, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये 85 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री, कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, 180 होना चाहिए ना, 95 डिग्री हो जाएगा, ये 95 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें AFD क्लियर है, AFD, इसमें देखिए तो इन दोनों का सम 180 में से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, तो देखो भैया इनका सम निकालो कितना आ रहा है, तो ये 8 2 10 3 13 की 3 हाथ में है, 1 9 1 10 6 16 163 डिग्री, 163 डिग्री, 180 डिग्री में से घटा दीजिए तो हमको लग रहा है कि ये 17 डिग्री आएगा, क्या 17 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 डिग्री, मतलब इसका मान 17 डिग्री होगा, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, किसी को तकलीफ तो नहीं है ना भाई, 17 डिग्री करेक्ट आंसर, क्लियर, बताओ बच्चा, किसी कोई दिक्कत तकलीफ समस्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आसान सा सवाल था, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं थी, ठीक है, क्लियर, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो भाई इसमें क्या करो ना, कंपोनेंटो डिपेंडो का फॉर्म कंसेप्ट लगा दीजिए, तो देखो कंसेप्ट अगर इसका लगा देंगे तो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ए माइनस बी
ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ध्यान से देखो, इधर स्पेस नहीं था, आगे लिख दे रहे हैं 1+7 और 1-7, ठीक है ना। अब इसे आप कट कर लीजिए तो देखो ये टेन से टेन खत्म हो जाएगा और ये आपका सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 सेक थीटा अपॉन -2 यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन -6। माइनस माइनस दोनों साइड से यहाँ से गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका 2 भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 चौक के 8, 2 3 6, और यहाँ से आप देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा 1 अपॉन साइन, मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आप एक कंसेप्ट समझते होंगे बच्चे, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई 4/3, तो 4 चौका 16/9, तो 16/9, तो ये हो जाएगा कितना भैया 16/9, ये तो होगा, उल्टा कर दिया भाई, 16/9 -1 होगा ना इधर, तो हो जाएगा आपका 9, और ये 16 में से 9 निकाल दीजिए भाई, तो 16 में से आप 9 निकाल देंगे तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, 7/9, तो कॉट थीटा लीजिए तो √7/3, √7/3 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो देखो, इतना हम आपको लिख के समझा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये आप विजुअलाइज भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आए, दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने हर चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में वर्बली चल रहा है विद्यार्थी के, डायरेक्ट हिट कर सकता है, ठीक है, इनकी भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने करके बढ़िया से आपको बता दिया। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √7/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई √7/3। बस अब क्या निकालना है हमको, कोसेक थीटा हो जाएगा 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/9 डिवाइड बाई, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा 4/3 माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/9। कैलकुलेट करो तो 9 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 ये 12 और 7 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका एलसीएम, तो 9 ही होगा, 9 3 चौके 12 और ये -7, तो ये देखो 9 से 9 तो आपका ये कट जाएगा, 9 से 9 आपका ये कट जाएगा, और 12 7 ये 19 हो जाएगा, और ये 5 19/5। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 19/5। क्लियर है। चलो, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि डाउट भ्रम ना रह जाए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनको थोड़ा विजुअलाइज करके कैलकुलेशन करें, वेरी फास्ट कैलकुलेशन और वेरी स्मॉल सा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चला क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कि 0.423 का बार माइनस, देखो 0.2 इंटू 52.5 डिवाइड बाई 0.84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस 0.021 के ऊपर बार और -12.5, ठीक है। देखो
अब यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ बढ़िए, तो 0.423 के ऊपर बार माइनस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.5 ही आएगा बच्चा। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 0.021 के बार माइनस 12.5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 0.4233 हो जाएगा। इधर ले आओ तो ये प्लस 0.021, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जोड़िए तो हमको लगता है 0.4444 बार आएगा। इसका मतलब रिपीटेबिलिटी है, ये एक्स स्क्वायर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 4 के पावर बार, क्योंकि आप देख लीजिए ना, ये 4 है और ये नीचे इसका क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, हाँ 4 का बार 0.4 का ये बार हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2/3। एक्स बराबर हो जाएगा 2/3। आपसे क्या पूछा है, 3x का मान, 3x का मान, तो 3x का मान 2/3, ये कट गया आपका, तो आ जाएगा कितना आंसर, करेक्ट आंसर आएगा 2। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब 2 हमारा क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चा लोग को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक सॉलिड क्यूब इज इन कट इनटू 2 आइडेंटिकल क्यूब, ठीक है ना, विद व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो भाई, साइड का रेशियो आप 1:3 ले लिए, साइड का रेशियो क्या ले लिया, 1:3 ले लिया। तो अब बताओ, ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² होता है, सबको पता है, ठीक है, 6a² होता है। बताओ भाई, आपके सॉलिड क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 6a² होता है। तो अब आइए, 6a², साइड का रेशियो हमने ले लिया, अब 6a²। अब देखो यहाँ पे 6 और a² मतलब 3 का स्क्वायर रेशियो। अब ये 27 आइडेंटिकल में कट किया गया है, ठीक है ना। तो एक का अगर हमने 1 ले लिया था तो ये हो जाएगा आपका 6 1², ये 1² होगा इंटू 27 पार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपका ये 6 से 6 गायब हो जाएगा और ये 9, तो 9 3 27, 1:3, तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा 1 से, तो कितना परसेंट भैया, 200% इंक्रीज कर जाएगा, 200% इंक्रीज कर जाएगा, 200% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। ये बेस्ड ऑन फार्मूला है, बेस्ड ऑन फार्मूला। अगर इसको हम कहें तो आप एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वगैरह में भी इस तरह के परसेंटेज वेरिएशंस फार्मूले के बेसिस पे सवाल आते हैं, जो कि मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। तो 200% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके डीआई का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके डीआई का सवाल है, ध्यान दो। किस वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन, किस वर्ष कंपनी द्वारा कंप्यूटर में उत्पादन 6 वर्ष 2013 से 2018, 2013 से 2018 में कंप्यूटर के औसत निर्यात एक्सपोर्ट से 16% अधिक है। तो देखो भाई, एक्सपोर्ट कितना है आपका, तो एक्सपोर्ट आपका रेड वाला है, तो पहले औसत निकाल दो एक्सपोर्ट का। 2013 से 18 तक ये जो 6 साल है, 1 2 3 4 5 6 साल जो है, ये 6 साल का आप एक्सपोर्ट का पहले एवरेज निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 140 प्लस कितना है भाई, 240, ठीक है, प्लस कितना है भैया, 200 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 300 और प्लस 270 डिवाइड बाई 6। तो ज़रा इसको सम निकालिए, सम कितना आएगा इसका, तो सम भैया ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर ये 7 7 3 10 2 12 12 12 12 8 20 0 2 हो जाएगा। फिर 2 2 4 3 7 3 10 और 10 4 14 और 1 15, 1500 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12
और 6×5 = 30, ये 250 हो जाएगा, ये 250 आ गया। कह रहा है कि किस वर्ष 16% से अधिक, तो इसका मतलब 250 का 116% निकाल दीजिए, 250 का 116% निकाल दीजिए। 116% अगर आप निकालेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, नहीं सॉरी, ये आपका 1 0 तो कट जाएगा, फिर 5 दूना 10 और ये 5 5 25 और ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 8 16, 5 8 40, 5 5 25, 290, 290। तो किस वर्ष 290 से अधिक हो रहा है भाई? 16% अधिक। 290 से अधिक कहाँ हो रहा है? देखो ये है, 290 से अधिक है, 290 से अधिक है। देखो यहाँ 180, यहाँ 280 है, 280, 290 से अधिक इधर है, कितना? 2016 में। तो 2016 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2016 सी ऑप्शन इज करेक्ट। डीआई का सवाल था, कुछ नहीं इसमें, डीआई में कुछ होता नहीं है, डेटा का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस में कह रहा है उस अनुसार डेटा को ऑब्जर्व करो और उसे कैलकुलेशन की स्पीड को थोड़ा कंप्रोमाइज करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। डीआई एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो डीआई दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज। जिस विद्यार्थी को रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज के कॉम्बिनेशंस या कैलकुलेशंस अच्छी ग्रिपिंग होगी, वो विद्यार्थी नो डाउट बेहतर पोजीशन में रहेगा डीआई में, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर किस पे? 16। क्वेश्चन नंबर किस पे आगे चला? 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाप रे कैलकुलेशन है भाई, करियो। 7 दूना 14 1 15/2, 7 दूना 14 1 15/2 इनटू ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, ध्यान से समझना, ब्रैकेट में क्या है भैया? ये 3 5 15 1 16, ये 16/5 है, ये 16/5 है, इनटू कर दो, इनटू ही इनटू, 4 दूना 8 1 9, तो 2/9 कर दो, उल्टा जाएगा, इनटू 5 4 दूना 8 9, तो 2/9 हो जाएगा। 3 5 15 1 16, तो 3/16 कर दो, 3/16, सही है पक्का। प्लस 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 11, 11 माइनस 11 माइनस 5/8, 5/8 और प्लस 3 माइनस 4 1 कम 4 1 5/4, 5/4, इसको बंद कर दो भाई, बड़ा ब्रैकेट, माइनस माइनस इसको देखो थोड़ा ध्यान से समझो, 5/5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 5 25, 25 का भाग हो जा रहा है, देखो ये 5/5 ये 1 हो जाएगा, और ये 25 में 25 का डिवाइड ये भी हो जाएगा, इसका मतलब माइनस फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा? 1। फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो यार, 7 दूना 14 1 15/2, सही है ना? 15 9, और ये हम लोग कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। 3 5 15 1 16/5, ठीक है। 4 दूना 8 1 9, तो 2/9 हो जाएगा। 3 5 15 1 16, तो हमारा 3/16, ठीक। आइए ये 3 से काटिए 3 बार, और ये 3 से कटेगा 5 15, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक। ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, सफाया हो गया। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ये वाला पार्ट लेके आइए, तो 11 माइनस आपका एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, और ये 24 और माइनस ये 4 दूना 8, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? और -1, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? एक चीज़ मिसिंग हो रहा है, एक चीज़ मिसिंग हो रहा है। चला ये देखो, ये डिवाइड में 5 चौके 20 3 23/4 यहाँ पे था, 23/4 था यहाँ पे, तो उसको उल्टा कर दो तो 4/23 हो जाएगा, -1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4/23 और -1, ये कट गया ना, एक चीज़ छूट रही थी आपके यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस ये हो जाएगा आपका 39, और 10 निकल जाएगा आपका 29 10, तो ये 19/8 हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में इंटू 4/23, यहाँ से 88 से 19 निकलेगा, तो हमको लगता है 69 बचेगा, 8 और ये 4/23, 23 का हमको लगता है ये 3 गुना, और 4 का ये 2 गुना, इसका मतलब 3/2,
1 सही 1/2 करेक्ट आंसर है। 1 सही 1/2 करेक्ट आंसर है। चलो थोड़ा केयरफुल रहना बच्चे, हम लोगों ने एक नंबर यहाँ पे मिस कर दिया था, ये डिवाइड का 5 होल 3/4, ठीक है ना, तो वो आपका आंसर कितना जाएगा 1 होल 1/2। क्लियर है यार, सब फटाफट फटाफट सारे के सारे तो कट ही जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 तक के 5 वर्षों के लिए स्टील के आयात और निर्यात करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, तो ज्ञात करें 5 वर्षों में औसत निर्यात और औसत आयात का अनुपात क्या है। चला, औसत निर्यात और औसत आयात का अनुपात क्या है, ध्यान से देखो, इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर डी सही है। औसत पूछना है आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। देखो इंपोर्ट जो है वो ब्लू वाला है, एक्सपोर्ट जो है वो रेड वाला है। तो ब्लू वाला जितने भी नंबर हैं, ब्लू वाले नंबर क्या है, 350, 380, 420, 450, 580, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद, एक मिनट बच्चे, ठीक है बच्चे। देखो तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा, और ये ब्लू वाला, और जो एक्सपोर्ट है वो रेड वाला है आपका। तो रेड वाला इसको इसको और इसको और इसको जोड़ दीजिए, कौन सा 400, 420, 550, 480 और 620 जोड़ दीजिए, और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आएगा, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। केवल इनको ऐड के, इंपोर्ट को ऐड करके 5 से भाग और एक्सपोर्ट को ऐड करके 5 से भाग देकर के रेशियो निकालना है भैया। देखो आपको मैंने ऑप्शन बता दिया, डी ऑप्शन आएगा आपका, 247 रेशियो 218। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा होमवर्क, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जोड़ के एवरेज निकालना चला, तो इतना कर लो यार। आ जाओ, अलजेब्रा का एक बढ़िया सा सवाल है, समझ लेते हैं जरा, इधर देखो ध्यान से। 4√3x² प्लस इस जो 5x लिखा है ना, -2√3 लिखा है, और ax + 2 bx + c है, तो a b c का मान ज्ञात करना है, जबकि a > 0 है। एक काम करो, ये जो 5x लिखा है ना, इसको 8x - हम 3x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2√3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ठीक। इसका पेयर बनाइए, एक पेयर इसका बना दीजिए और एक पेयर इसका बना दीजिए। हमने क्या लिखा, हमने 5x को तोड़ दिया, 8x - 3, यहाँ से इसका पेयर बनाइए, तो √3x कॉमन लीजिए, √3x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 4x, ठीक है, और माइनस x तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे √3 बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कॉमन ले लीजिए आप +2, 2 कॉमन लेंगे तो 4x हो जाएगा, और -√3 हो जाएगा, क्लियर। तो अब आपके पास जो आया वो ये आया भाई, एक आया आपके पास √3x + 2, और एक आ गया आपके पास 4x - √3। इसको कंपेयर किससे करना है, ax + 2 और bx + c कंपेयर कर लीजिए। तो जो a की वैल्यू आएगी, वो आपकी है क्या, √3, जो a की वैल्यू आएगी √3, प्लस जो b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ देखो, तो b की वैल्यू है यहाँ पे 4, प्लस जो c की वैल्यू आएगी, वो आएगी c की वैल्यू -√3, आएगी -√3। तो देखो ये कट जाएगा, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 4 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, 4 दिस इज अ करेक्ट आंसर। चला, क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, इस 5x को हमने तोड़ दिया 8x - 3x, 8x - 3x, उसके बाद हमने 2 पेयर बना दिए, और पेयरिंग के बाद हमने ax + 2 और bx + c से कंपेयर किया, तो a b c की वैल्यू आ गई, जिसमें a की वैल्यू आपकी आई थी क्या, √3, और b की वैल्यू आपकी क्या आई थी 4, और c की वैल्यू क्या आई थी आपकी -√3, और हमने जोड़ दिया भाई, तो a और c कट गया, क्या मिला आपको 4। क्लियर है, कोई इशू तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 के बाद 19, 18 के बाद 19,
केरल तालिका में एक शहर के स्कूलों में तैनात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या का जिलावार डेटा दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोलना है भैया? 5 जिलों में महिला शिक्षकों का औसत बताइए। लो, 5 डिस्ट्रिक्ट है, महिला शिक्षक का औसत। भैया देखिए, फीमेल शिक्षक यही है, फीमेल शिक्षक यही है। इस फीमेल शिक्षक का औसत देखो, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल में जो फीमेल टीचर्स हैं उनका औसत, तो कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ के 2, 4, 5 से भाग दे देना है, एवरेज आएगा। मतलब एवरेज जो होगा इनका वो क्या होगा? 2375 प्लस 2651 प्लस 1520 प्लस 1085 और प्लस 859। ठीक है, यही ना भाई? 1, 2, 3, 4, 5 किससे भाग देना है? 5 से। यही आपको करना है। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है। वैसे एवरेज निकालने का सबसे शानदार तरीका ये है कि आप इनमें से किसी एक वैल्यू को रेफरेंस ले लें। और रेफरेंस किसको लें? बहुत जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको भी ना लें, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको भी ना लें, जो बीच वाली वैल्यू है, मॉडरेट, जिससे कुछ कम हो और कुछ ज़्यादा हो। तो चेक एंड बैलेंस करके एवरेज निकालना बेहतर होगा। मैंने एवरेज निकालना सिखाया है आप सभी को। तो आप किसी एक को रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं, या आप इसको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका एवरेज जो आएगा वो यही आ रहा है, 1698 शायद। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है ना? 1698 इस जोड़ के 5 के भाग देना है। ठीक, क्लियर? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चे? आगे बढ़े, चलो। उन्नीस 20 नंबर सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 20। संस्था डी में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो कक्षा डी में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 53 है। ये देखो 53 है, 53 के स्थानों के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 5 संस्थानों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो पहले इनके जोड़ लिए भाई। 8 में कुल कितने छात्र हैं? 8 में कुल कितने छात्र हैं? देखो भैया, यहां पे जाएगा 5 नहीं 15, और 15 5 20 एक 21, और 8 29, ये 9 हो जाएगा। और 4 तई 12 एक 13, और ये 22, 229। ठीक है, ये 229 हो जाएंगे। ये कितना होगा भाई? तो देखो यार, 6 4 10 और 8 8 16 26, और ये 4 30, ये 0 हो जाएगा। और 4 दूना 8, और 4 तई 12, 12 3 15, 5 20 3 23, 230 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर आओ, देखो भाई, 5 5 10, और 10 9 19। ठीक है ना? 19 1 20, 20 है 26 1 27, ये 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 25, 2 27, 277। ठीक है ना? ये देखो भाई, हो जाएगा आपका 7 3 10 5 15 16 4 20 24, और 5 5 10 5 15 15 5 100 के 20 25 26। ठीक है ना? 264 हो जाएगा। क्यों? सही है, 264 हो जाएगा। तो इसका आपका कुल आपसे क्या कहा है? संस्था डी में वाणिज्य पढ़ने वाले, संस्था डी में वाणिज्य पढ़ने वाले 53 है। ठीक है ना? संख्या संख्या 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5 संस्थानों के कुल छात्र यही हैं, तो कुल छात्र कितना है? तो देख ले भैया, कुल छात्र जोड़ लो यार। तो ये हो जाएगा 7 3 10, 9 1 10 और 6 10, 0। फिर देखो 9 1 10 और 6 4, यहाँ पे 10 20, 0 हो जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा भैया 7 3 10, 10 6 16, 2 18, 2 20, 0। फिर 2 आ गया, तो 4 2 8 10, 1000 आ गया भाई। तो कह रहा है कि वाणिज्य में परसेंटेज बताना है। तो परसेंट इज इक्वल टू कितना है? 53/1000 इंटू 100 कट जाएगा, तो परसेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? 5.3% करेक्ट आंसर। 5.3% करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में कंप्यूटर साइंस यानी 53 ही है। ठीक है ना?
क्लियर है? बताओ, बोलो चला। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए, सभी को बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सभी सेक्शन में जो कुल विद्यार्थी थे उसका डी सेक्शन में जो है इंस्टीट्यूट में जो है वाणिज्य के कुल कितने प्रतिशत हैं। तो टोटल 1000 है और उसमें 53 है, 53/1000 इंटू 100 5.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। देखो भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है यार। भूतल पर स्थित किसी अधोलंब, बाप रे, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन अ ग्राउंड इज 18 मीटर। ठीक है ना, 18 मीटर। क्लियर है? देखो, कह रहा है भूतल पर किसी अधोलंब खंबे की परछाई की लंबाई 18 मीटर है। ठीक है ना भाई? देखो भाई, एक ये पोल है, ये एक पोल है, इसके ये परछाई जो है वो 18 मीटर है। ठीक है ना? यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो भैया यहाँ पे सन है, इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है ना, ये देखो सन, इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है भैया? थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, ये देखो थीटा डिग्री। ठीक है ना, थीटा डिग्री है। और इस पर कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करें। कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, 12/13, 12/13 कॉस थीटा की वैल्यू है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ये आप समझते हैं ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का समझते हैं ना भाई? तो ये आधार और ये हो जाएगा के कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 ये और हो जाएगा 13। तो ट्रिपलेट आपको पता होगा, एक ट्रिपलेट होता है भैया क्या? 5, 12 और 13। तो अगर ये 12 और 13 है तो पक्का ई 5 ही होगा। सही है, ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी पता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिपलेट नहीं जानते, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, ये 5, जबकि इसकी वैल्यू दी गई है, चला हमें कितना? 18 मीटर दी गई है, तो कितना गुना जाएगा? तो ये जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3/2 गुना जाएगा। अब 3/2 गुना गया तो ये आपसे हाइट तो पूछ रहा है, तो इसका 3/2 गुना कर दो, 2.5, 2.5 का 3 गुना मार दो, तो 3 दूना 6, 1 7, 7.5 हो जाएगा। 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या है? 7.5 ए। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, समस्या, दर्द तो बता सकता है। ठीक है ना, बहुत ही मजे में हमने सवाल लगा लिया, रेशियो की प्रॉपर्टी पे सेट कर दिया। 12 की वैल्यू दी गई थी 18, कितना गुना गया? 3/2 टाइम्स गया। हाइट पूछा है 5, 5 के 3/2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 7.5। क्यों? क्लियर है ना? 15 का आधा कितना होता है? 7.5 ही तो होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट 21, ये हो जाएगा हमारा 22, ये हो जाएगा हमारा 22 के भैया कितने व्यक्ति प्रतिदिन दिए गए तालिका में करे प्रश्न का उत्तर दें। 150, चलो, दिए गए व्यक्ति प्रतिदिन 250 रुपए या अधिक लेकिन 350 रुपए से कम, तो 250 प्रतिदिन, 250 रुपए या अधिक, पहले ये देखो, 250 रुपए या अधिक लेकिन 350 रुपए से कम कमाते हैं, कितने लोग हैं? तो पहले देखो, प्रतिदिन 250 रुपए या अधिक, प्रतिदिन 250 रुपए या अधिक, वो यही होगा, 250 रुपए या अधिक। क्लियर है? लेकिन 350 से कम, तो 350 से कम, तो हमारा 250 या उससे अधिक यही होगा क्या? बताओ क्या हो जाएगा? तो ये 26 और 34, ये 50 और ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 350 रुपए से कम, 350 रुपए से कम, तो 350 रुपए से कम, तो ये 40 और देखो ये कम, ये है 34, तो 40 और 34 कितना हो जाएगा? 74। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 74। तो इसी का डिफरेंस कितना आएगा? ये 74 माइनस 60। 14 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो प्रतिदिन 250 रुपए या अधिक लेकिन 350 रुपए से कम, कितने जाएंगे? 14। ये हमारा 14। क्लियर चला? हाँ, शब्दों का खेला,
बस और कुछ नहीं। ठीक है, टेबल देखिए, डेटा को देखिए, ऑब्जर्व करिए और आंसर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, ये खाली थोड़ा सा गुदगुदी किया हम लोगों को, मजाक कर रहा था हम लोगों से, समझे ना। आइए, ये सब कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, इधर आ जाइए। साइन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 थीटा डिग्री। थीटा जो है वो 90 और 0। देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो, तो टेन 30 हो जाएगा भैया कितना, 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √3/2 कॉस 30 √3/2, तो ये 3 हो जाएगा आपका 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 3 चौके 12, ये 4 और 4 3 12 3 3 का 9, तो 9 और 1 10 3 13, 13/12, 13/12 करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दम नहीं था, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री पुट कर दो, अपना काम हो जाना है। थीटा की डिग्री क्या करो, 30 डिग्री पुट कर दो, अपना काम हो जाना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 24, झमझमाते हुए हम लोग आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ भाई। ये एक बढ़िया सा सवाल है। केंद्र ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघुखंड में एक जीवा है, ठीक है ना। ए बी इज अ कॉर्ड इन द मिरर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है ना। सी इज द पॉइंट ऑन द मिरर आर्क बिटवीन ए एंड बी, द टेंजेंट टू द सर्कल at A and B meet at the point P. If angle ACB is 108 degree, then APB is equal to। AB केंद्र वाले एक वृत्त के लघुखंड में एक जीवा है, जो जीवा क्या है, AB है। C दर्पण चाप पर एक बिंदु है, ठीक है। देखो, ये एक सर्कल, ठीक, ये एक हमारा सर्कल, यहां पे हमने लिया एक चाप, ये लिया भाई ये, ठीक है ना, ये लिया हमने ए और ये लिया हमारा बी, ये हमारा है सेंटर। क्लियर, ये हमारा है सेंटर। अब ये कह रहा है कि यहाँ से मिरर इमेज, तो मिरर इमेज तो यही बनेगा, ये पॉइंट है आपका सी, मिरर इमेज बनेगा, ये पॉइंट है आपका सी। क्लियर है, और ये आपको केंद्र पर ए ऐसे और ये, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, सी दर्पण ए और बी के बीच एक बिंदु, ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। देखो, ये बिंदु P पर मिलती है, ये बिंदु P पर, ये बिंदु क्या है, P है, इस पर मिलती है, ये बिंदु P पर मिलती है, ठीक। यहां से अगर हम ये यहाँ पे आप केंद्र पर एक एंगल बनाएं ए ऐसे, इसको हमने मान लिया भाई पॉइंट चलो D, और ये हमारा पॉइंट चलो O हो गया। क्लियर है, चलो अब हमको दिया क्या है, यदि एंगल ए सी बी 108 है, ए सी बी ये वाली वैल्यू जो है वो 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, तो ए पी बी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है, ए पी बी क्या होगा, ए पी बी क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर ये 108 है तो ये वाला निकाल लेंगे, बताओ, ये वाला एंगल निकल जाएगा भाई, तो 180 डिग्री हाफ प्लस 90 हो जाएगा ना, ठीक है। याद करो प्रॉपर्टी क्या होता था, अगर हम इसको एंगल सी मान लिए तो एंगल C/2 प्लस 90 हो जाएगा आपका, यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा, तो 108 ये हो जाएगा भैया आपका 54 और 90 144, ये वाला हो जाएगा आपका 144। जब ये 144 है तो यहाँ पे देखो सेंटर पे आपका 144, तो ये उसका हो जाएगा हाफ, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, हाफ कितना डिग्री, 72 डिग्री, 72 का दूना कितना हो जाएगा, 144। क्लियर। अब बताओ, अगर ये 144 हो गया और ये सामने आपका ये हो जाएगा डी सी जो 108, 172 और ये 108, देखो ये डी वाला है 72 और ये सी 108, 180 हो गया, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कौन, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्लियर है। अच्छा चलो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, आप क्वाड्रिलेटरल ध्यान दें, ओ ए पी बी, ओ ए
पी बी, ओ ए पी बी में गौर करिए, तो अगर ये 140 है तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल 36 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये उसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर 144 है तो ये कितना होना चाहिए 36 डिग्री होगा, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी एन पी में देखें, ठीक है। 144 तो सामने क्या होना चाहिए 36 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया भैया, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट फंडा क्लियर है तो मजा आ जाएगा लगाने में सवाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्लियर है, क्या करे भैया 87M, देखो सॉरी यार ये कौन सा कलर आ गया, देखो 87 फिर यहाँ पे M, 87 फिर यहाँ पे M 6203 M6 डिवाइड बाई 6। अगर ये 6 से कटने वाला है, अगर ये 6 से कटने वाला है तो 6 जो है ना वो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। जो 6 है ना वो 2 से भी कटता है और वो 3 से कटता है। तो अगर 2 से कटने वाली बात होगी तो m का संभावित मान क्या होगा, 2 से कटने वाली बात होगी तो m का संभावित मान क्या होगा। अगर 2 से कटने वाली बात होगी तो m का संभावित मान क्या होगा। तो 2 से कटने वाली बात होगी तो a का संभावित मान देखो m ये यूनिट प्लेस है, m का मान क्या होगा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। संभावित मान क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। क्लियर है भैया, बताओ। ये देखो है ना, ये 2 से कटेगा तो यूनिट प्लेस क्या होगा 0 2 8 2 4 6 8, ठीक है ना। आइए भैया 3 से कटने की बात आई, मतलब 87M 3 से कटने की बात आ रही, ध्यान देना। तो ये 3 से कटने की बात होगी तो एक काम करो, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया भैया, देखो देखो ध्यान से। तो ये 7 3 10 और देखो ये 7 3 10 और 8 2 ये 10 10 10 20 6 26। तो ये 26 प्लस ये 2M डिवाइड बाई 3। अब 3 से कटने की बात हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, 3 से कटने की बात को देखेंगे, ठीक है ना। 3 से कटने की बात देखेंगे 8 2 10 7 3 10 और 20 6 26 और ये 2M डिवाइड बाई 3। 3 से कटने की बात देखेंगे तो m का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ से पुट करो, किस पे कोरिलेट कर रहा है 0 26 नहीं, 2 करोगे तो 4 और 4 और ये 26 30 मतलब 3 से कटने की प्रॉपर्टी में 3 से कटने की प्रॉपर्टी में आपको क्या मिला 2 मिला। 4 रखेंगे तो 4 छक्के 4 दूना 8 और 8 यहाँ हो जाएगा आपका 30 32 नहीं होगा। 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 12 रखेंगे तो 30 38 ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे 8 दूना 16 तो 20 10 30 12 42 3 4 हाँ तो 8 हो जाएगा। क्लियर है 8, तो 2 और 8 होगा 2 और 8। तो देखो भैया 2 और 8 2 और 8, तो देखो यहाँ पे 2 और ये 8, ये 2 और ये 8 ये वैलिड हो रहा है आपका, ये 2 और क्या 8। तो संभावित नंबर का जो सम है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहाँ गया 10, मतलब m की वैल्यू 2 और 8 पर जो वैल्यू है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करें आपसे भाई आप बात मेरी समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। क्लियर है, कोई डाउट समस्या तकलीफ बच्चे बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। एक एक चीज़ बहुत आराम से बड़े ही शिद्दत से धीरे धीरे कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया। डिस्कशन को डिस्कशन की तरह आप भी लीजिए, डिस्कशन को डिस्कशन की तरह हम भी ले रहे हैं। जब क्लासेस में हम मिलेंगे तो इस डिस्कशन की चीज़ों को बहुत कंसेप्चुअली जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत ब्रीफ एंड शिद्दत से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, बाय बाय।